मृदुल। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है योग मंथन। योग मंथन योग शिक्षक संघ के तत्वाधान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ में पैनल मेंबर जुड़ते हैं और ये पैनलिस्ट मेंबर अपने अपने विषय में, अपने अपने प्रकल्प में बहुत ही विद्वता जन्य प्रादुर्भावों का इन्होंने जो कार्य किया है वो वास्तव में एक तरीके से विद्वता जन प्रादुर्भाव का ही प्रयोजन युक्त विषय रहा है। आज हमारे साथ में पैनल में है आचार्य कृष्णदेव जी, जो कि वर्ल्ड वेलफेयर मिशन के चेयरमैन है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य कृष्णदेव जी। नमस्कार। साथ में है हमारे साथ में योग दूतम और एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा आचार्य मुकेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। और इसके साथ में हमारे साथ में जो हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, योग शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट के तौर पे इस समय चुने गए हैं आदरणीय नवीन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। चलिए मित्रों, आज आपको मैं योग शिक्षक संघ के तत्वाधान में आयोजित तमाम विषयों से और तमाम जो प्रश्न मैं पूछने वाला हूं उन प्रश्नों की तरफ पहुंचूं, इसके पहले मैं आपको इन प्रादुर्भावों की अनुभूतियों से थोड़ा सा आपको संयमित कराता हूं, आपको मिलाता हूं। आपको पता है हमने पिछले जो 2 एपिसोड शूट किए हैं, उन एपिसोड्स में हमने ये प्रयास करने की कोशिश की अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने पैनलिस्ट की बातों के माध्यम से, कि वास्तव में योग की संरचना, जो मूलभूत तत्व है वो कैसे होने चाहिए, आगे आने वाला जो समय है योग के जॉब्स जो है, जो वैकेंसीज आने वाली है उसके विषय में, जो योगी जितने बेरोजगार हो रहे हैं वो, साथ में योग का जो मूल प्रकल्प है वो कितना छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है, योग में मंत्रालय का क्या योगदान होना चाहिए, मंत्रालय स्तर पे हमारे साथ में योग में क्या क्या चीजें नहीं हो पा रही है, इन सारे विषयों पे हम कुठाराघात करते चले आ रहे हैं। और योग शिक्षक संघ के माध्यम से हमारा मूल उद्देश्य भी यही है कि हर एक योग शिक्षक जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा पड़ा हो, यदि उसके वेलफेयर से संबंधित कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वार्ता हो तो उसे हम अपने इस पटल पे रखेंगे और पूरे विश्व के सामने उसके आयामों को प्रादुर्भावित कराने की कोशिश और कवायद जरूर करेंगे। इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में हमने तमाम प्रश्न पूछे हैं और आज भी हमारे साथ में जो पैनल मेंबर हैं, इन पैनल मेंबर से हम जरूर कुछ अच्छे, कुछ कठिन, कुछ तीखे सवाल, कुछ मीठे सवाल जरूर पूछेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी के वो प्रश्न जो मेरे माध्यम से, योग शिक्षक संघ के माध्यम से इन पैनलिस्ट मेंबर्स जो इनके एक्सपर्ट हैं, जो योगा के एक्सपर्ट हैं और साथ में इन्होंने योग को वास्तव में अपने स्वरूप में भी जिया है, तो इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। तो मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस योग मंथन कार्यक्रम में। पहला प्रश्न मैं नवीन जी जो हमारे प्रेसिडेंट है इनके तरफ से ही शुरू करता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको जागृति बताएंगे इस विषय में कि वास्तव में क्या स्वरूप है योग का। नवीन जी, जैसा हमने जो पिछले अपने एपिसोड में शूट किया है और पूछा भी है कि योग में इतनी तमाम विधाएं आती चली जा रही हैं भाई, तमाम तरीके की व्यथाएं भी आ रही हैं, विधाएं आ रही हैं और व्यथाएं आ रही हैं। इन व्यथाओं में जो सबसे पहला प्रश्न है वो, यदि योगा रेगुलेटरीज बॉडी की हम बात करते हैं तो इसके विषय में आपका क्या मानना है, योगा रेगुलेटरीज बॉडीज की क्या आवश्यकता है आदरणीय नवीन जी? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पैनल में बैठे हमारे गुरुजन आचार्य कृष्णदेव सर और मुकेश सर का स्वागत करता हूँ, और जो भी फेसबुक माध्यम से देख रहे हैं योग शिक्षक संघ के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम रखा जा रहा है, इसमें हम विचारों की अहमियत देते हैं, आपके विचार को ही कंसीडर करते हैं और इसी के माध्यम से फिर जो कुछ भी हम आगे कर पा रहे हैं आपके विचार को ही लेकर कर पाते हैं। तो सदम जी, जैसा आपने पूछा कि रेगुलेटरी बॉडी क्यों होनी चाहिए योग में, पहला क्वेश्चन जो आपका है, सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे अपना अधिकार चाहिए। मुझे रेगुलेटरी बॉडी इसीलिए चाहिए कि मुझे अपना अधिकार चाहिए। आज योग शिक्षक है कौन, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम एक योग शिक्षक हैं, किस आधार पे मैं अपने आप को योग शिक्षक बोलूं, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई मास्टर डिग्री भी होल्ड कर रहा है और कोई सर्टिफिकेट डिग्री भी होल्ड कर रहा है, हर किसी को ये है कि वो अपने आगे आचार्य लिखता है, आचार्य श्री लिखते हैं। तो इसका क्या कोई प्रावधान नहीं है? अगर जैसे आप डॉक्टर्स में देखें, अगर कोई एमबीबीएस करता है तो उसको एक लाइसेंस इशू होता है, तब वो डॉक्टर्स लिखते हैं। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आज भी देखें जो डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस नहीं है वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी आरएमपी डिग्री होती है। बहुत तरह के प्रावधान है, तो ऐसा ही प्रावधान योग के क्षेत्र में भी आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो उसमें क्या हानि हो रही है मैं बताता हूँ। हमारी आइडेंटिटी तो लोप हो गई
कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करना है, हमें किस तरह की प्रावधान में जाना है, ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा। और कोई भी किसी भी तरह की रेगुलेटरी नहीं बन पा रही है इस पे। तो एक रेगुलेटरी का तो होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी है कि अगर हम आइडेंटिटी अगर हमारी नहीं है, तो इससे एक दुष्प्रभाव हमारे योग में ये पड़ रहा है कि हमारे विदेश की बहुत सारी ऐसी फेडरेशन या कंपनियां आती हैं जो अपनी चीजों को, योग इंडिया की संस्कृति है, हमारी संस्कृति को अपने अकॉर्डिंग से लॉट करने शुरू कर देती है। और हमारी रेगुलेटरी बॉडी होने के कारण कुछ भी नहीं है हमारे पास रेगुलेटरी कि हाँ इस पे लाइसेंसिंग की क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, तय नहीं है। तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हम उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारी जो कल्चर होनी चाहिए, वो हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो दूसरी जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी बनाने की मांग है, दूसरा पॉइंट तो मुझे यही समझ में आता है। तीसरा हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी चाहे मंत्रालय की ओर से हो या बड़े बड़े संस्थाओं में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसमें बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। किसी बेसिस पे वो आए, ना तो इलेक्शन की प्रक्रिया है। आप देखें कि भारत में योगियों की कमी नहीं है, लेकिन सिलेक्शन प्रक्रिया, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई विवाद नहीं है, ना तो उनसे कोई मतभेद है। मुझे सिस्टम में चेंज चाहिए कि अगर मैं अपनी 10 साल या 15 साल की अपने एक्सपीरियंस को दिया हूं, तो क्या मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं उसमें इलेक्ट भी हूं या इलेक्शन पैनल में भी बैठ सकूं? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आएगा और जिनके अपने जान या लिंक होंगे वही उस पैनल में आ पाएगा या फिर वही उस इलेक्शन में सबमिट कर पाएगा कोई भी चीजें। तो इस तरह का एक पैनल, रेगुलेटरी बॉडी अगर होती है, एक लाइसेंसिंग सिस्टम होती, तो ये चीजें जो है निकल के अभी जो आ रही है ये नहीं हो पाती। दूसरा, जरूर। रोजगार सुनिश्चित होता। रोजगार की भी जो आज बहुत सारे बेरोजगारी की जो समस्या है, अगर आप देखें कि जैसे आयुर्वेद में पहले लाइसेंसिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब लाइसेंसिंग की व्यवस्था है। तो कोई भी चीज अगर आप निकलेगी तो विदाउट लाइसेंसिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए अगर कोई गलत करता है तो सरकार जिम्मेदार होती है। हम किसी व्यक्ति विशेष की तो बात नहीं करेंगे, हमें अपने सिस्टम को, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन अगर सिस्टम रहेगा तो ये सिस्टम हर जगह चलेगा और हर बार चलेगा। तो ये सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और अगर पैनल या रेगुलेटरी लाइसेंसिंग सिस्टम होती, तो आप भी देख सकते हैं कि इसमें क्या होता कि हम जितनी भी इस तरह की बेरोजगारी, एक पैनल होता तो इस रोजगार की सुनिश्चित व्यवस्था होती। तो इस जरूर ऐसे जरूर। कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे निकल के आएंगे अगर हम इस पे चर्चा करें। लेकिन मैं आज आपको मैं बीच बहुत में ही रुकूंगा नवीन जी, मैं तुरंत आचार्य मुकेश जी की तरफ चलना चाहूंगा। आचार्य मुकेश जी, जब हम बात करते हैं ऐसे किसी भी संस्थागत किसी प्रारूपण की, तो क्या वास्तविक स्वरूप में, चूंकि आपका मंत्रालय में बहुत उठना बैठना रहा है और आप एक बड़े अच्छे चेहरे के तौर पे भी हमेशा से आए हैं योगियों के बीच में, जिनकी छवि बड़ी क्लीन रही है हमेशा से, तो ऐसी अवस्था में आप क्या प्रारूप, आपके मस्तिष्क में क्या आता है एज अ योग दूत होते हुए, आपके मस्तिष्क में क्या आता है कि जो बहुत भारत के सुदूर अंत, मतलब किसी भी देश में बैठा पड़ा, किसी भी प्रांत में बैठा पड़ा, भारत के किसी कोने में बैठा पड़ा, ऐसे किसी भी योग अध्यापक के लिए, और जो दिल्ली में बड़े लोग बैठे हुए, इन दोनों के बीच में जो ऐसी बॉडीज होनी चाहिए, इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए आचार्य मुकेश? पहली बात तो ये है कि जितनी सरकारें आती हैं वो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से, अपने प्रोपेगंडा के साथ साथ आगे बढ़ती हैं। 21 जून एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे देश में, और वो इवेंट सिर्फ एक सरकार को प्लीज करने के लिए होता है। वो लोगों को योगा सिखाने के लिए नहीं होता, वो लोगों के लिए नहीं होता। तो सरकारों का तो ये है, जब 90s में मैं हिंदुस्तान से बाहर गया था, फर्स्ट टाइम आई वाज अपॉइंटेड इन इजिप्ट, तो वहां पर मैं गया था तो मुझे डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला था, भारत सरकार ने दिया था, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जी 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 आचार्य, आवाज है आपकी क्लियर, बताएं। तब डिप्लोमेटिक स्टेटस था, एक थर्ड सेक्रेटरी की डेजिग्नेट किया जाता था योगा टीचर को, और जैसे ही सरकार बदली उसके बाद वो अटैची लेवल, अटैची से असिस्टेंट और असिस्टेंट से एक क्लर्क पे आ गया वो। और आज एक योगा टीचर जाता है तो उसका जो स्टेटस है बहुत ही एक क्लर्क से चपरासी के स्तर पे है। एक वन रूम का सेट देती है सरकार, और उनके बच्चों को एजुकेशन भी नहीं देती, बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं। तरीके से अगर हमारे देश में देखें तो हमारे देश में भी योगा टीचर को सरकार एक मासिक भत्ता या मानदेय कितना देती है? 8 से 10 हजार है सरकार का आंकड़ा, इससे ज्यादा नहीं देती। और यही चीज अगर हम यूरोप में जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, जहां योग जन्मा ही नहीं था,
वो योग भारत से वहां गया है। योग हमारे देश में जन्मा, हमारे देश में पला बढ़ा, और हमारे देश के योग शिक्षकों की कोई कदर नहीं है। आज हालात ये हैं, चाहे मंत्रालय हो, आप ये देखिएगा कि किसी भी मंत्रालय में चले जाओ, हर मंत्रालय का एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके एम्प्लॉइज को लेकर के और उस मंत्रालय से संबंधित लोगों को लेकर के। लेकिन आयुष मंत्रालय शायद दुनिया में पहला मंत्रालय है जो योग और आयुर्वेद को लेकर के, या पारंपरिक चिकित्सा, या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, या सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन को लेकर के बनाया गया। लेकिन आज तक योग शिक्षकों के लिए या आम जनता के लिए कहीं किसी तरह का कोई भी एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना। हम योग संस्कृति को कैसे लेके जाएं? आज तक हमने यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल तो करा लिया, लेकिन उसका कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ है? कि हमारे यहाँ कितने टीचर हैं, ये भी हमारे सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। और जब से मंत्रालय बना है, कितने लोगों को रोजगार दिया है, इसका भी आंकड़ा नहीं है। कितने कोर्सेज कराए हैं, इसका भी आंकड़ा नहीं है। कुछ माने कुछ ही संस्थाएं हैं, 8-10, और उन्हीं को सारी ग्रांट, उन्हीं को सारे जो फैसिलिटीज हैं, सिर्फ मंत्रालय किसी एक ही संस्था, कुछ 4-5 संस्थाओं को ही आगे पीछे घूमता है। जब भी मीटिंग होती है, जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, योग के इवेंट्स होते हैं, मैं तो बड़ा दुखी हुआ कि जब हमने प्रगति मैदान में योगशाला नाम से एक एक्सपो स्टार्ट की, तो उस समय लोग ये कहते थे कि इसका तो कंज्यूमर ही नहीं है, आप इसे क्यों कर रहे हो? इसके अगेंस्ट जो सिस्टम है, एलोपैथी है, उसका कंज्यूमर घर घर में है। तो हमने कहा कि यही हमें करना है, हमें योग और आयुर्वेद का कंज्यूमर पैदा करना है। मंत्रालय नहीं कर पा रहा, और आज तक नहीं कर पा रहा। मंत्रालय के आप इवेंट्स देखें तो कितनी भीड़ होती है। तो पूरी तरह से सरकार फेल है इस मामले में, और योगा रेगुलेटरी बोर्ड की अब आवश्यकता है, क्योंकि भारत में योग सिखाने वाले लोगों की संख्या बहुत है, और ऐसे योग शिक्षक हैं, बहुत ही योग प्रशिक्षक मैं देखता हूं। और आजकल ऑनलाइन लाइव सेशन, जूम, इस तरह से उनको मैं सुनता हूं, तो पता चलता है कि ये मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं उनसे तो कई दर्जे ज्यादा बेहतर हैं, और इन लोगों को आज तक कभी मौका नहीं मिला। नवीन जी ने जो कहा, मैं उस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं कि हमें एक रेगुलेटरी बोर्ड की आवश्यकता है, जहां योग के पूरे कोड ऑफ कंडक्ट हो, पूरा सब्जेक्ट एक जैसा हो। ऐसा ना हो पतंजलि कुछ पढ़ा रहा है, देव संस्कृति कुछ पढ़ा रहा है, बीकेएस योगा कुछ पढ़ा रहे हैं, सारे संस्था अलग, उनके कोर्स अलग, उनकी फीस अलग, कोई 5-5 लाख रुपया ले रहा है इस योग की शिक्षा का, जो हमारे ऋषि मुनि फ्री में देते थे आश्रम में बैठ करके। वही लोग जो आजकल ब्रह्म ऋषि हैं, हिज होलीनेस है, उनके आगे लगा हुआ है, और वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने कोर्स बेच रहे हैं, दवाइयां बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो हिज होलीनेस, ब्रह्म ऋषि, स्वामी जी, श्री श्री गुरु जी, उनको इतनी बड़ी जब साधना में लीन होने के बाद अगर उनको ये कोर्स ही बेचने थे, दवाइयां ही बेचनी थी, और सरकार से ग्रांट भी लेनी थी, तो फिर ऐसा ये प्रोपेगेंडा क्यों? फिर एक अच्छी तरह से वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन करके अपनी संस्था के आगे फोटो लगाएं, ब्रांडिंग करें। तो ये चीज है, हमारा जितने लोग योग प्रशिक्षक हैं उन सभी का जो हिस्सा है यही लोग खा रहे हैं, सरकारें खिला रही हैं, दे आर सर्विंग देम। हमारे हिस्से का जितने सारे ग्रांट्स हैं, जितने सारे प्रपोजल्स हैं, 21 जून पर पूरे देश में हर सरकारी डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में योग होता है। क्या आप गए हो, या मैं गया हूं, या कोई और गया है? नहीं, ये सरकार ने ही डिसाइड किया है कि उन्हीं 8 संस्थाओं को वो देते हैं, और वही पूरे हिंदुस्तान में योगा सिखाते हैं, और उसके बदले में मोटा मुनाफा खाते हैं। जी जी जी, मैं तुरंत आचार्य कृष्णदेव की तरफ चला चाहूंगा। आचार्य, जब हम बात करते हैं किसी रेगुलेटरी बॉडी की, ऐसे में हम ये प्राप्त करते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका आध्यात्मिकता में बहुत रुझान रहा है योग की, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी वॉइस हैंग हो गई है। आध्यात्मिकता जो है इससे बहुत प्रभावी हो। आपकी वॉइस हैंग हो गई थी, कैन यू रिपीट अगेन?
यदि आप मुझे सुन पा रहे हो, शिवम जी। नवीन, आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे ये हैंग दिखाई दे रहे हैं या कहाँ से प्रॉब्लम है? आपकी आवाज आ रही है आचार्य जी, एकदम अच्छा, क्लियर आ रही है। हाँ, मैं इनकी पूरी बात मैं सुन नहीं पाया। मैं शुभम जी, मैं चाहूंगा एक बार प्लीज आप रिपीट करें क्वेश्चन। शुभम जी की आवाज आप लोगों को आ रही थी क्या? जी 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 जी, क्या मैं आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, अभी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। प्लीज जी जी, आपका मैं मैं। ये कहना था आचार्य कि इन तमाम प्रक्षेपणों में कहीं ना कहीं योग की आध्यात्मिकता धूमिल होती चली जा रही है। तो क्या ऐसा है, ऐसा समझा जाए कि योग एक राजनीतिक विषय बनता चला जा रहा है जहां पे हमें एक रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर कहीं ऐसा हो रहा है जहां पे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है वास्तव में योग अब सिर्फ इसी का विषय रह गया है जहां पे सरकारें अब इंटरप्ट करेंगी? क्योंकि विदुर नीति और चाणक्य नीति जो राजनीति की अत्यंत पुरानी किताबें हैं, उनमें तो ऐसा कहा गया है कि राजा को शिक्षा जैसे विषय में कहीं ना कहीं इंटरप्शंस नहीं करना चाहिए, और योग तो एक दर्शन का विषय रहा है। तो क्या इसकी वैदिकता है, इसकी धार्मिकता है, इसका दर्शन जो है, इसका जो मूल फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है? आचार्य कृष्णदेव। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं योग शिक्षक संघ को धन्यवाद करूंगा, और खासकर नवीन जी को और आपको शिवम जी। और मैं आचार्य मुकेश जी से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि वास्तव में हर मामले में मुझसे वो सीनियर हैं, और उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, और उनका इस मामले में सरकार और मंत्रालय से रिलेटेड जो भी अनुभव है मुझसे कई गुना ज्यादा है। और उन्होंने पूरी व्यथा बता दी है, उन्होंने हृदय के उद्गार बता दिए हैं जो एक आम शिक्षक महसूस करता है, एक आम योग शिक्षक आज के समय में महसूस करता है। तो उन्होंने काफी कुछ बताई दी है। एडिशन, जो आपका प्रश्न है उसका मैं अगर उत्तर दूं आपको, तो एक तो है इसका आध्यात्मिक पक्ष और एक है इसका व्यवहारिक पक्ष। तो वास्तव में हम सब जानते हैं कि योग जो है अध्यात्म विद्या है, और योग स्वयं से जुड़ने की विद्या है, परमात्मा से जुड़ने की विद्या है। लेकिन धीरे धीरे समय में जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, तो एक योग धर्म का अपना प्रभाव होता है। तो आज हम देख सकते हैं कि योग में बहुत सारी विकृतियां आ गई है, और यही कारण है कि इतनी सुंदर विद्या जो धरोहर है हमारे भारत की, और जो पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग सीख रहे हैं, लेकिन इसका विकृत रूप ही ज्यादातर प्रचार प्रसार हो रहा है। 90% अगर आप देखें योग शिक्षक हैं, और जो सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों केवल आसनास तक सीमित रह गए हैं। अगर आप कहीं कंपटीशन की बात कर लें, कुछ देखें कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जब योग की चर्चा होती है, तो योग अपने आप में एक समुंदर है, बहुत बृहद क्षेत्र है, विशाल है। लेकिन योग का मतलब, आप किसी पूछे कि आप योग करते हैं, उसका मतलब होता है क्या योगासन करते हैं, जबकि योग जो है अष्टांग योग का एकमात्र हिस्सा मात्र है। कोई बात नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने देखा कई ऐसे अपने मित्रों को, कई साधकों को, जो कुछ सांसारिक समस्या को लेकर, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक समस्या को लेकर योग से जुड़े थे, और धीरे धीरे जब उन्होंने प्रगति करी, तो उनको अध्यात्म में रुचि हुई। तब उन्होंने धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू किया, उनको पता चला कि योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, ये तो आत्मविद्या है, तो जीवन जीने की कला है, ये तो जीवन शैली है। और वो केवल 1 घंटे योगा मैट तक ही सीमित नहीं रहता है। पूरे जीवन 24 घंटे आप क्या सोचते हैं, कैसी वार्तालाप करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये वास्तव में योग है। आप कितने स्वयं से जुड़े हैं, कितने परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए कि नहीं, है क्या? देखिए, मैंने कहा कि एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष तो ये कहता है कि कोई सरकार से लेना देना नहीं, हर एक व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार है। वो हिमालय पे जाकर साधना करे, या वो एक पार्क में जाकर साधना करे, या अपने घर में साधना करे। इतनी स्वतंत्रता तो हमेशा से रही, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे आज लोकतंत्र हो गया हो, वो है। बस वास्तव में सबसे पहले ना एक इंडिविजुअल को और समाज को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई है। जब योगा डे शुरू हो गया था, इंटरनेशनल योगा डे, तो पूरे विश्व भर में, खासकर भारतीयों को एक बड़े उत्साह की लहर थी योग को लेकर कि देखिए, ये जब चीजें बहुत सीमित हो गई थी, आज इससे बहुत रोजगार पैदा होंगे, लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी, डिमांड बढ़ेगा, और ऐसा हुआ भी। उसका लाभ हुआ है, तो उसका नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन रूट लेवल पे आप देखेंगे तो योग शिक्षक, ज्यादातर जो योग शिक्षक है 99%, वो ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। योगा डे के नाम पे हो जाए, चाहे ये आयुष मंत्रालय के नाम पर हो जाए, आचार्य मुकेश जी ने बिल्कुल सारी सारी व्यथा उन्होंने पहले ही बयां कर दी। मैं उसमें और क्या एडिशन करूं? कुल मिलाकर क्या है कि ऐसे लग रहा है, जैसे आप क्यूसीआई का ही एग्जांपल लीजिए,
कितना बड़ा हास्यास्पद विषय बना और बाद में उसको वाइंड अप करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के नाम पे सब कुछ है, मतलब कहते हैं ना ओल्ड वाइन इज न्यू बॉटल, सब कुछ पैकेजिंग बदल दिया गया है। जैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही लगता है, मैं लेकिन डंके के चोट पे ये बोलना चाहूंगा, जैसे कई बार ना आतंकवादी की कुछ संगठन को ना बैन कर दिया जाता है, तो वो क्योंकि उनकी आदत तो होती है वही काम करने की, तो वो नए नाम से फिर एक संगठन बना लेते हैं। वैसा ही हो रहा। आप देखिए आम जन जो है, जो रूट लेवल पे बेचारे काम करे, उनसे कोई सरोकार नहीं है किसी को भी, ना सरकार को ना मंत्रालय को। वही गिनी चुनी हुई 4-5 संस्थाएं हैं जिनको ऑलरेडी उनके पास फंड का अभाव नहीं है, पता नहीं करोड़ों का डोनेशन आता है, लेकिन वो हक किसका मार रहे हैं? जो बेचारा 15,000 20,000 रुपए में काम करने वाला बंदा है, एमए करके बैठा हुआ है, पीएचडी करके बैठा हुआ है, सालों से घिस रहा है। वो अपनी जुनून और जिद की वजह से योग में आया था ताकि मैं कुछ सेवा कर सकूं। उसमें पहली जो भावना थी वो थी लोक सेवा, नहीं तो पैसा कमाने के लिए वो कहीं भी और भी कुछ भी कर सकता था, बहुत सारे साधन उपलब्ध थे, लेकिन योग को ही क्यों चुना उसने? क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं समाज सेवा कर सकूं, लोक हित में कुछ कार्य कर सकूं। और चूंकि मैं गृहस्थ जीवन हूं, क्योंकि मैं हिमालय पे नहीं रहता, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, तो मैं अपनी आजीविका के लिए भी कुछ कर सकूं। ये बहुत रूट लेवल की बात है। देखिए जिनके जो साधन संपन्न लोग हैं और जो चैरिटी में करते हैं, बहुत प्रशंसा के पात्र हैं वो लोग, लेकिन लाखों युवक आज एमए करके और बहुत सारी डिग्रियां लेके और बहुत सारी मेहनत करके बेचारे वो संघर्ष कर रहा है, उसको डेली रोजी रोटी का सवाल है। और ये सिर्फ पेंडेमिक के कारण नहीं हुआ, पहले भी यही हाल हो रहा था। वो डेली लाओ डेली कमाओ वाली हालत थी। मतलब अच्छी अच्छी डिग्रियां, आप देखिए इतने उम्मीद से लोग आते हैं, और ऐसा नहीं कि डिमांड कम है, बहुत डिमांड है और क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? केवल अपना प्रचार कर रही है। वो बड़े बड़े जो है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें योग टीचर का कोई हित नहीं है, बल्कि उल्टा उनसे दोहन करते हैं। 300 रुपए 500 रुपए उनसे मेंबरशिप चार्ज कर रहे हैं, एनुअल फीस, मीटिंग फीस, ये फीस वो फीस, और एक 10 रुपए का सर्टिफिकेट उनको पकड़ा देते हैं। मतलब इतना बड़ा मजाक चल रहा है, पूछिए मत। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग दबे हुए थे। जो देखिए अकेला व्यक्ति काफी नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना संघे शक्ति कलियुगे, तो एक साथ संघ में जो है ना, जो कान बंद पड़ी है ना सरकार की, चाहे कोई भी हो, हम देखिए हम सब किसी भी सरकार के समर्थक रहे विरोधी रहे, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा जब अपना विषय आता है, जब योग शिक्षक के साथ जब दोहन हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, बड़े बड़े संगठन वो एकजुट हो जा रहे हैं। वो क्यूसीआई का भी सर्टिफिकेशन के लिए वो एक सारे वो अपने साथ मिलकर और उन्होंने सर्टिफिकेशन, और कहाँ उनको रोजगार देना चाहिए, कहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए बेरोजगार योग शिक्षकों के लिए, उन्होंने कमाना शुरू कर दिया बेरोजगारों से। 5,000 6,000 7,000 रुपए क्यूसीआई के नाम पे। कंसेप्ट बहुत अच्छा था, मुझे उनकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस थी, वो जो भी क्वेश्चन थे, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा, मैंने जाकर जब देखा। लेकिन सबसे ज्यादा जो लूप होल था वही था कि वो लोग एक्चुअली इंटेंशन यही था, कमाना है। मतलब योग का हित उसमें भी नहीं करना है, कमाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग एमए नहीं करते, बहुत सारे लोग फॉर्मल डिग्रीज नहीं लेते, तो एक ऐसा चीज क्रिएट करो। आइडिया वाज गुड, बट आपका इंटेंशन ही गलत था। आपको कहाँ तो अपॉर्चुनिटी पैदा करनी थी, रोजगार पैदा करना था, आपको अवसर प्रदान करने थे, और आपके पास संसाधन है, आपके पास मीडिया है, आपके पास धन है, आपके पास लोक शक्ति है, आपके पास क्या कुछ नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सांठगांठ कर ली। 4-5 जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ पर तो आम लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेकिन वो खुद कमाने का एक दुकान खोल के बैठ गए। कितना दुखद है, कितना हास्यास्पद है। बड़ी बात कही आचार्य आपने संगठनों पे एक कुठाराघात किया है। मैं तुरंत आचार्य मुकेश की तरफ चला चाहूंगा। आचार्य, क्या वास्तव में संगठनों का भी एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है? क्योंकि जब हम ऐसे संगठन को देखते हैं जो क्यूसीआई के अगेंस्ट में बात कर रहे होते हैं, और खुद ही जैसे ही उनको मौका मिलता है कि क्यूसीआई के सर्टिफिकेट बॉडी बन जाइए, आप वहां पे आप अपने सेंटर पे एग्जाम कराइए, कंडक्ट कीजिए और अपने मेंबर्स को आप बढ़ाइए आगे और आप एग्जाम्स लीजिए, तो क्या ऐसे में संगठनों का कोई रोल नहीं है? और जो हजारों संगठन बन के चलते चले आ रहे हैं, इसमें जो बेचारे जो पीछे दबे हुए लोग हैं, जो जिन्होंने सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया और जो सुदूर प्रांत में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, या आप केरला या साउथ में चले जाइए जो बहुत सुदूर में है, और वो एक योग अध्यापक है, वो अपनी बातों को किस संगठन के माध्यम से ला पाए? संगठनों का क्या रोल है? मुख्य प्रश्न ये है आचार्य मुकेश आपसे। आचार्य श्री, देखिए सबसे बड़ी भूमिका तो, सबसे बड़ा जो खेल है वो यहीं से शुरू होता है। आप पीएचडी होल्डर हैं, अगर आप वाईसीवी सर्टिफाइड नहीं हैं तो सरकार आपको कहीं खड़ा भी नहीं होने देगी। तो ये समझ के चलिएगा कि उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है गवर्नमेंट के ऊपर। आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास मास्टर है, आपके पास पीएचडी है, अगर आप वहां से
YCV का सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कैन नॉट अपीयर इन द एग्जाम, इन एनी एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर इन लोगों का होल्ड कितना है? ये PhD वही संस्थाएं करा रही हैं, और इतना पैसा खर्च होने के बाद अगर आप YCV क्लियर नहीं करते हो, आप बेशक क्वालिफाइड हो, कितने भी टैलेंटेड हो, मगर आपको उनके दरवाजे से वो सर्टिफिकेट लेके आना है, तभी आपको सरकार, चाहे ICCR हो चाहे HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की जो पोस्टिंग्स होती हैं, अब्रॉड में डेपुटेशंस होते हैं, तो ये पूरा खेल है, एक पूरा खेल है इन लोगों का। और इन लोगों ने इस तरीके से उस पर कब्जा कर रखा है। छोटे छोटे जो संस्थान हैं उनको लगता है कि कोई अग्रेसिवली इनके अपोजिशन में खड़ा है, तो जैसे QCI बना तो काफी संस्थाओं को इन्होंने मिला लिया, लेकिन पता था कि वो नहीं चलेगा, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ थॉट, डिफरेंस ऑफ एथिक्स जब आते हैं तो टूट गया, और टूट गया तो फिर इन्होंने नया एक और बना लिया, YCV। अब YCV अब इनका है पूरा, अब ये जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वहां रखेंगे। इसमें आम आदमी का, आम टीचर का, सुदूर प्रांतों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, योग को डेडिकेट करने वाले, लोगों को सिखाने वाले योग साधक, योग टीचर, योग शिक्षक बेचारे वहीं के वहीं खड़े रह गए। और ये अपने लोगों को कहां से कहां लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक डायरेक्टर की पोस्ट कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं होती। DG, डायरेक्टर ऑफ ICCR 3 साल से ज्यादा, डायरेक्टर ऑफ DRDO, डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, कहीं भी। लेकिन योग में डायरेक्टर जन्मजात है। क्यों? क्योंकि उसका हर साल एक्सटेंशन होता चलता है, और ये बहुत गलत है, संविधान के खिलाफ है, फिर भी हो रहा है। तो इसके खिलाफ तो आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक योग प्रशिक्षक डायरेक्टर की पोजीशन पे कितने साल रह सकता है? तो यहाँ ये सवाल है। वही YCV बोर्ड का चेयरमैन है, वही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का योगा एडवाइजर है, वही डायरेक्टर है। तो ऐसी जो गंदगी जब तक साफ नहीं होगी तब तक योग का भला ही नहीं हो सकता। मैं तो खुल के कहता हूं कि दीज आर द सबसे बड़ी जो गंदगी है वो हमें सबको मिलकर साफ करनी होगी, चाहे हमारे, जिससे कि आगे के लोगों का रास्ता खुले। और नहीं तो वही होगा कि योग जो है दम तोड़ देगा बुरी तरह से। आज हम कितना भी कहें, एक दिन बस 21 जून को नगाड़े बजाते हैं ये सरकार के कर्मचारी, किसी लोगों को खुश करने के लिए। आम आदमी को, योग प्रशिक्षक को, किसी योग टीचर के होठों पे आज तक मुस्कान नहीं दे पाए ये लोग। ये मुस्कान किसको देते हैं? अपने ब्यूरोक्रेट्स को, मिनिस्टर्स को। लेकिन योग प्रशिक्षक का कोई माई बाप नहीं है आज की तारीख में। बेचारे सरवाइव कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई, रोजी रोटी, मंथली एक्सपेंसेस किस तरीके से वो जुगाड़ लगा पाते हैं, ये तो वही जानते हैं जो इस कदर मेहनत कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें सशक्त आवाज उठानी होगी। एक पद पर एक आदमी रहे और उसकी समय सीमा निर्धारित हो, जब रोटेशन होगा। नहीं तो सड़ गया है पूरा पानी, एक जगह रुक करके सारी चीजें सड़ चुकी हैं, उनमें बदबू आती है। उस मंत्रालय में, उस शिक्षा संस्थान में ऐसे काम मेरी नजर में आए, ऑब्जर्वेशन में घृणा होती है ऐसी चीजों को देख करके। हमारे इससे अच्छे तो हमारे योग प्रशिक्षक हैं जो मुफ्त में योगा सिखा रहे हैं दुनिया को, एक पैसा नहीं लेते। और वहीं ये बड़े संस्थान, बड़े लोग पूरा टिकट बना करके योगा को देते हैं, जूम मीटिंग करा रहे हैं, पैसा, सारा चीजें। तो अच्छे काम कौन कर रहा है? अच्छे काम वही लोग कर रहे हैं जो गांवों में बैठे हैं, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर। योग को जिंदा कौन रखे है? वही लोग। इनके योग में आज तक कोई अनुसंधान किया है? इतनी बड़ी बड़ी फाइलें रद्दी हो गई हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर बनता, प्रोटोकॉल बनता योग का, यूनाइटेड नेशंस में वो लॉ जाता, और यूनाइटेड नेशंस उसको पूरी दुनिया में प्रसारित कुछ नहीं कर पाए ये लोग। जब तक इंटरनेशनल लॉ नहीं बनेगा, पूरा रेगुलेशन बोर्ड नहीं बनेगा कि योग, पतंजलि योग सूत्र का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, धैर्य संहिता का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हठ प्रदीपिका, इससे अलावा तो योग कुछ है ही नहीं। और ये लोग योग की नई नई तकनीकी बना करके बेच रहे हैं। हमारे यहाँ पुराने योगा शिक्षक जितने भी थे, सारे इंडिया से छोड़कर, इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी को
हिंदुस्तान में 15 साल बाहर रहा तो मैंने यही देखा, कृष्णमाचार्य हो, बीके अयंगार हो, ओशो हो, सारे लोग फॉरेन कंट्रीज में गए और वहां से वो पैसा और ख्याति लेकर के हिंदुस्तान वापस आए। फिर उन्होंने अपनी नई तकनीक को बेचना चालू कर दिया और वही ट्रेंड चल रहा है आज तक। और वही मंत्रालय ने फिर उन्हीं लोगों को अपनी बॉडी में शामिल कर लिया। अब मिलकर के जितना बड़ा बजट है साथ बैठ के खाएंगे, बस वही हो रहा है। सो दे ऑल आर ईटिंग दैट बजट। जी जी जी, बहुत बड़ा प्रश्न है मित्रों। मैं आप सभी को, चूंकि आज जिस विषय पे आचार्य मुकेश बात कर रहा हूं, मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बताने वाला हूं। ये बात सन 1960 की है। 1950 में भारत संवैधानिक देश बना और पूरी तरीके से भारत का संविधान स्टेबल हुआ, तो उस समय हिंदी भाषा की बात चल रही थी। उस समय ऐसा हुआ कि भारत जो है वो उसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कोशिश की कि इसको हिंदी भाषी बना दिया जाए। लेकिन फिर 15 दिन के लिए, फिर 5 साल के, 15 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, फिर 20 साल के लिए, ऐसे आगे बढ़ाया गया। और वो बढ़ते बढ़ते आज तक भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं हो पाई है। वो एक राजभाषा के तौर पर जरूर यूटिलाइज होती है, लेकिन संवैधानिक तौर से राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई है। पूरा आर्टिकल 343 के बाद आप 44, 45, 46 तक चले जाइए, इन्हीं प्रारूपों में है। तो क्या योग के साथ भी ऐसा होने वाला है? आप कहां है आखिर? मान लीजिए योग में, जैसे सपोज कीजिए कृषि मंत्रालय है, वो क्या करते हैं, कृषि को लेके बहुत ज्यादा सचेत है, हर दिन कुछ ना कुछ नई तकनीक लाते हैं। भाई योग के लिए मंत्रालय बनाया गया, इसी सरकार ने बनाया, और या किसी भी सरकार ने बनाया, योग पे काम किया है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। ये बात लगभग 1980 के समय की है, जिस समय कर्पूरी ठाकुर और बिहार के बहुत ज्यादा फेमस मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके पुत्र जो है वो, उनके खानदान के जो है भरत ठाकुर जी, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। उन्होंने अपना एक आर्टिस्टिक योगा बनाया और वो बेचा, जैसा आचार्य मुकेश ने अभी कुठाराघात किया। मित्रों, हमें ये बात समझना होगा। इन्हीं कवायद में मैं दूसरा प्रश्न तुरंत आचार्य कृष्णदेव और फिर नवीन जी से भी पूछूंगा। कृष्णदेव आचार्य, जब हम बात करते हैं किसी ऐसे संगठन की, तो मैंने ऐसे बहुत सारे संगठनों को व्यक्तिगत तौर पर भी देखा, और जो योग अध्यापकों ने मेरे तक प्रश्न पहुंचाया है, उस माध्यम से भी मैंने ये प्राप्त किया कि योग दिवस जो बना, ये कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों को योगा कराने की जो बात शुरू की गई, ये तो बता दी गई कि 10 लाख लोगों को कराते हैं, लेकिन सिर्फ 21 जून वाले दिन क्यों? उसके बाद ये लोग कहां चले जाते हैं? भाई तमाम लोग जो है जिला संचालक, फिर ब्लॉक संचालक, फिर गांव संचालक, परिवार संचालक तक बना देते हैं, और पूरी लिस्ट निकाल के लाते हैं लगभग, ये उसको प्रिंट करते हैं, और ऑल ऑफ द सडन फिर 21 जून के बाद ये लोग कहां चले जाते हैं? क्योंकि ये लोग योग से तो है भी नहीं। भाई इनका योग से कुछ लेना देना नहीं है। इनका जिस विषय से लेना देना है, उस विषय को आप भी जानते हैं और मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन ऐसे विषय पे हम क्या कर सकते हैं? आखिर योग को ऐसे बचाने के लिए हमारे पास क्या ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो हम बचा सके? आचार्य कृष्ण, फिर तुरंत मैं नवीन जी के पास चलूंगा। जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। वास्तव में है क्या कि देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी शुद्ध किसी भी विद्या हो या कोई भी चीज हो, उसमें जब समय के साथ मिलावट आ जाती है तो उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, और जैसे गुणवत्ता समाप्त हो जाती है तो लोगों की रुचि समाप्त हो जाती है। तो वही योग के साथ देख लीजिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बॉडी नहीं है, इसका एक अपना एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर कॉल करता है तो वो सीधा पूछता है कि आपके चार्जेस वगैरह क्या है। उनको उससे मतलब नहीं है कि आपके टीचर कितने क्वालिफाइड है या किस ट्रेडिशन से, क्योंकि लोगों को, आम आदमी को पता नहीं है। उनको लगता है ये भी एक फिटनेस ट्रेनर है। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई। जहां तक 21 जून की बात है, देखिए, वो तो कोई भी जब डे मनाते हैं, ये तो पश्चिमी अपनी वो ट्रेंड है कि ये फादर्स डे, योगा डे, फलाना डे, जो भी है, कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि एक दिन जो होता है वो सबको जागृत करने के लिए होता है, इंस्पिरेशन के लिए होता है। बाकी जो बंदर बात होती है, बहुत सारे जो संस्थान मिलकर सरकार के साथ घाल-मिल करके जो करती है, वो रूट लेवल तक तो लोगों को पहुंच नहीं होता, जिसको एक्चुअली पहुंचना चाहिए, जो भी लाभ इत्यादि। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन डे के लिए होता है। बाकी योग चूंकि एक दिन के लिए होता नहीं है, पूरे वर्ष के लिए, प्रतिदिन करने के लिए होता है। ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि एज ए योग शिक्षक हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हुआ क्या कि मैक्सिमम जो आज योग शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, उसमें उनका जो आजीविका का एक साधन बन गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक मजबूरी भी है, क्योंकि इतनी सारी बेरोजगारी है कि लोग ने एक कैरियर के रूप में से चुना। चलिए, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चुनिए, लेकिन गुणवत्ता का अगर ख्याल नहीं रखा गया, जैसे ये अपने आचार्य जी बता रहे थे कि जो ग्रंथ संहिता है या अष्टांग योग है, इसका अगर आप नहीं पालन करते हैं, इन सारे नियमों का, तो इसकी गुणवत्ता खो जाती है। और कई बार तो लगता है जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, क्योंकि ज्यादातर लोग वेट लॉस करने के लिए करते हैं, तो उनको लगता है कि एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट है या जिम का सब्स्टिट्यूट है योग, जबकि वास्तव में केवल उतना ही सीमित नहीं है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज ए योग शिक्षक
कि हम उनको जो सही जो एसेंस है, ट्रू एसेंस ऑफ योगा, जिसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है और अष्टांग योग है, इसको सही से उनको प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि जब तक आप उनको टेस्ट नहीं दिलाएंगे, उनको वहां से टेस्ट डेवलप होगा ही नहीं। आपने बस उनको एक्सरसाइज करा दिया तो उनके जीवन में ना आपके जीवन में, इसलिए आपको अनफॉर्चुनेटली अपने परिवार की बात है, इसलिए मैं आपस की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो योग शिक्षक भी हैं वो भी तनाव में है, वो खुश नहीं है। कई लोगों का खान पान ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, तनाव में है। देखिए, एक तो सांसारिक कारण है, गृहस्थ जीवन में है, ज्यादातर कोई हिमालय पे तो रहने वाले हैं नहीं, आम जीवन में रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एज ए योगा टीचर अगर आप इन नियमों को, जो हमारे प्रामाणिक शास्त्र हैं उनके नियमों को थोड़ा भी पालन नहीं करेंगे, गीता जैसे शास्त्रों को, तो पहले तो आपके जीवन में आनंद नहीं होगा, डर खत्म नहीं होगा, इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होगी, चिंता खत्म नहीं होगी। और जब आप ही डरे हुए हैं, आप ही चिंतित है, आप ही तनाव में है, तो आप दूसरों के जीवन में क्या परिवर्तन लेके आएंगे। इसलिए जितना चोट हमें सरकार को करना है, इसलिए अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। ये एक मंच है जिसमें मैं चाहता हूं कि हर एक योग शिक्षक इस पर भी काम करे। विश्वास कीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्वालिटी अगर मेंटेन की गई, वही चीजें टिक सकती है और आगे भी सरवाइव कर सकती है। क्वालिटी जितना गिराया जाता रहेगा, जितना क्वालिटी गिरता जाएगा, जितनी मिलावट आती जाएगी, इसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी और ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी करेगी। विश्वास कीजिए। इसकी जिस तरह हम एकजुट हुए हैं कि सरकार की जो कान बंद हो चुकी है उस पर आवाज करने की, को हमारी व्यथा सुने, हमारा दर्द सुने, रूट लेवल के जो योग शिक्षक हैं, केवल वो 4-5 जो गिने हुए संस्थान है उसी की आवभगत में ना रहे, तो हमें एज ए योग शिक्षक, ये परिवार की बात है इसलिए हमें सबको आत्ममंथन भी करना पड़ेगा। विश्वास रखिए, अगर आप मजबूत होंगे तभी आप आवाज भी उठाने लायक रह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आध्यात्मिक पक्ष हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, ये भी, इसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। बाकी तो हमें जीवन भर संघर्ष करना ही है, लड़ना ही है अपने अधिकार के लिए, और एकजुटता में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए एकजुट होने की, ये क्या है ना, मतलब असंगठित समाज कह सकते हैं इसको, है ना, मतलब सब लोग बटे बटे हुए। और फिर क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर जो बहुत सारे जो ऐसे संगठन जो शुरू भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि थोड़ा कभी कभी व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। और क्योंकि ये बेचारे आम जीवन में अपने संघर्ष करने वाले लोग हैं, संस्थाएं तो खुल जाती है लेकिन धीरे धीरे सब बंद भी हो जाती है, फिर मिलना जुलना समाप्त हो जाता है। फिर जो बात, एक जो निस्वार्थ भाव से संगठन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हमें भी एकजुट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने स्वार्थ को, व्यक्तिगत स्वार्थ को किनारे रखना पड़ेगा, और लोक हित में और योग के हित में सबको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके लिए हमारा नैतिक बल बहुत मजबूत होना चाहिए, आध्यात्मिक पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, अपना जो हमारा साधना है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी वास्तव में हम अच्छे से लड़ भी सकते हैं। इसको नजरअंदाज नहीं करना। इस बात की भी परिविधा यही है मित्रों। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बाहरी क्षेत्र का व्यक्ति आपके बर्तन में छिद्र कर रहा है तो निसंदेह आपकी संगठनात्मक क्षमता कहीं ना कहीं प्रतिपूरित नहीं हो पा रही है, जिससे वो आपके संगठन में घुस जाता है। मैं तुरंत नवीन जी की तरफ चलूंगा इसी प्रश्न में। नवीन जी, जब हम बात करते हैं ऐसी संस्थाओं की, तो कहीं ना कहीं हमने एक उदाहरण देखा है कि जो ऑटो यूनियन है, जो ऑटो रिक्शा वाले यूनियन है, यदि आपने किसी ऑटो वाले पे एक बार आपने उसको जोर से डांट दिया तो वहां पे 10 ऑटो वाले एकत्रित हो जाते हैं। योग में साहब ऐसा नहीं है। मैंने बड़ा सूक्ष्म उदाहरण लिया है। आप ऐसे सीए संगठन में चले जाइए, आप ऐसे मेडिकल एसोसिएशन में चले जाइए, आप एक डॉक्टर को कुछ बोल दिए, पूरा मेडिकल एसोसिएशन आप पे हावी है। योग में ऐसा नहीं है। योग में यदि किसी ने थोड़ा भी, मतलब एक सपोज कीजिए आपने या किसी ने XYZ ने किसी ने एक वीडियो अपलोड किया और उसने कोई गलत बात थोड़ी सी बोल दी योग की, बाय डिफॉल्ट यदि उससे गलती से निकल जाती है तो सबसे ज्यादा हमला जो करने वाले लोग हैं वो योग के ही हैं। वो उसी टीचर का मजाक देते हैं कि अरे ये क्या कर दिया है। ऐसे में तुरंत मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस विषय पे क्या अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं आदरणीय नवीन जी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा बात आपने रखा। मैं आपके तौर पे ही एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। आप एक PhD होल्डर हैं शिवम जी, क्या आपके पास कोई मेंबरशिप है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से? नहीं है। अगर आप एक ऑटो एसोसिएशन की बात करते हैं तो जब वो गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले उसकी RC मिलती है, RC नंबर होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो चीजें मिलती है। आप एक कंपनी रजिस्टर्ड कराते हो तब भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है। हमारे ये विडंबना है योग की। योग आप देखिए ना, एक और एग्जांपल के तौर से मैं समझाता हूँ इसको, कि योग में आप देखेंगे कि ऐसा देखा गया है कि आपके पास लोग, वैसे भी लोग आते हैं जो हर जगह से निराश हो जाते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल
एम्स, ऐसे ऐसे कई बड़े बड़े संस्थान से रिटायर्ड पेशेंट आपके पास आते हैं जो अपनी जीवन की आस खो चुके होते हैं। उनको लगता नहीं कि अब चलो चलो एक बार योग भी ट्राई कर लेते हैं, और आपने कई ऐसे डिजीजेज में देखा कि आपने उसको रिकवर किया। यही समाज किया, योग का ही समाज किया, कहीं दूसरे से तो आया नहीं था। यहाँ पे सबसे बड़ी जो भूल हो रही है या फिर हम यूनाइट नहीं है, इसका रीजन यही है, फेयरनेस। कि आज आप योग शिक्षक है नहीं ना, आप किस बेस पे आप अपने आप को योग शिक्षक बोल सकते हैं? मैं भी अपने आप को योग शिक्षक बोलता हूँ, आप मुझे रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। ये अगर आपके पास लाइसेंसिंग, अगर रेगुलेटरी बोर्ड होती तो आपके पास भी एक लाइसेंसिंग होता, यू आर द मेंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कि आप इस डिपार्टमेंट के हैं, आप ये आपके पास यूनिटी होती। आज यूनिटी ही नहीं है, हर कोई इससे, इसका फायदा सबसे बड़ी जो विडंबना हो रही है, और इस तरह में हम लोग अब आपस में लड़ रहे हैं। और बाहर की जो, जैसे आज देखिए ना, योगा अलायंस जैसी संस्थाएं, अब मैं खुल के बात कर रहा हूँ इस पे, वैसी संस्थाएं वो सर्टिफिकेट बांटती है और हम लाख रुपए उनको देते हैं, उनके सर्टिफिकेट लेने के लिए भी लाख रुपए देते हैं। वही बिल्कुल सर्टिफिकेट, बिल्कुल जस्ट मिनट इस पे और बात करना चाह रहा हूँ कि वो जी। संस्थाएं हर जगह है, पूरे इंडिया में फैली है, और सिखा कौन रहा है उसमें? हमारे योग शिक्षक हैं। हमारे योग शिक्षक खरीदते हैं, हमारे योग शिक्षक को उस कमीशन भी पे करते हैं, उसके बाद हमें सर्टिफाइड करेगा कोई बाहर की संस्था। और योग है किसका? भारत का है। ये तो आप भी पता है, आपको पता है ना कि भारत का ही है, हमें भी पता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? यही है एक फेयरनेस, और लोग आवाज उठाना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी परमानेंट नहीं है, आपके पास रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो आप परमानेंट की बात छोड़ दीजिए ना। आपकी अगर गाड़ी, जैसे मैंने आपने एग्जांपल दिया, एक सीए अगर कोई बनता है, उसमें अकाउंटेंट जो ग्रेजुएशन है, बीकॉम करता है, वो भी एक अकाउंटेंट के तौर पे, लेकिन वो सीए नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी अपनी एलिजिबिलिटी, क्या वो काम जो कर रहे, किसी भी फॉर्म में आप जाके देखिए, बीकॉम होल्डर काम कर रहे होते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, आपके बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, वो बीकॉम होल्डर होते हैं। सीए नहीं बनाते, सीए साइन करते हैं, वो देखते हैं आपकी बैलेंस शीट किस तरह की है। यहाँ भी यही, अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास वो यूनिक आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी नहीं है भाई साहब। आप किस बिल्कुल बात पे बिल्कुल बात कर रहे हैं? क्या यूनिटी की बात करेंगे आप? आपकी अपनी यूनिटी नहीं है। फिर आप चिल्लाते हैं कि बेरोजगार हैं हम। आप बेरोजगार हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं तो आप बेरोजगार कहाँ हैं? आप तो लेबर से भी नीचे आ गए हैं। आप इस चीज को समझिए ना, कि आपके एक लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट भी है साहब, लेकिन आपका योगा का कोई एक्ट नहीं है अभी तक। आप इसको, और यहाँ पे देखिए बुद्धिजीवी लोग हैं, आपसे काउंसलिंग करने कौन आते हैं? जो कंपनी के सीईओ हैं, कितने बड़े लेवल है उनके, जी जी प्राइवेट जी सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर है, और शिक्षण जगत के बड़े बड़े प्रबुद्ध आते हैं आपके साथ, ये चीज शेयर करते हैं। जो चीज कहीं वो शेयर नहीं कर पाते, वो एक योग शिक्षक से शेयर होती है। लेकिन ये कितनी बिल्कुल बड़ी विडंबना है कि हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं, ऐसा नहीं कि रेगुलेटरी बॉडी के नाम पे कुछ कुछ गाइडलाइंस बनाई है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट पूरी तरह मौन है, हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे आप आईसीबी की ही बात कर लीजिए ना, गाइडलाइंस तो है ना, लेकिन ये क्या मतलब है साहब, आप पीएचडी करेंगे और फिर हम आपसे लाख जाके सर्टिफिकेशन और रिन्यू कराएंगे क्या? भाई कोई एमबीबीएस अगर बन जाता है तो क्या वो अपनी सर्टिफिकेट को रिन्यू कराएगा क्या? ऐसा होता है क्या? लेकिन आप क्या, जी वाईसीबी निकाल दीजिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ये चीजें स्टार्ट की लेकिन बंद हो गई। आप ये पैरामीटर नहीं किए, आप दोगलापन की जो चीजें वो नहीं लाइए ना, कि आप ये दोहरी नीति नहीं चलेगी आपकी। आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? मैं एक पीएचडी होल्डर हूं, मैं एकेडमिक होल्डर हूं। जो कोर्सेस होते हैं वो दो टर्म में चलते हैं, एक आपके एकेडमिक कोर्सेस होते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्सेस है। प्रोफेशनल कोर्सेस चलाइए ना, आप उसको प्रोफेशनल कोर्सेस बोलिए ना। आप मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं? कि हम एक पीएचडी होल्डर है उसके लिए आप मैंडेटरी, आप जॉब में मैंडेटरी कर देंगे उसे क्या? हमारे पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने 7 साल क्या वहां पे ऐसे ही जाके घूम रहे थे क्या? ऐसा नहीं कर सकते। जी तो जी रेगुलेटरी जी बॉडी जब तक आपकी नहीं है, आप संगठन की बात कीजिए, संगठन, ये संगठन वैसे ही संगठन है जो इन सब बातों पे एक दूसरे पे कुठाराघात करते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है सिस्टम की। आप सिस्टम में चेंज लाइए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोलूंगा कि हाँ वो व्यक्ति खराब है। मैं अगर, जैसे किसी भी संगठन में अगर वो 5 आ रहे हैं, मैं भी आऊंगा। मैं तो, कोई संगठन चाहेगा, आप सोचिए ना, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो कोई सिस्टम चाहे, संगठन चाहेगा कि मैं वहां से हटूं? ये है सिस्टम, आपको मजबूत करना होगा। जैसा कि एचआर मुकेश सर ने भी बोला कि नहीं, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। योग शिक्षक संघ 6 महीने से आप भी साथ में काम कर रहे हैं, इसी बेसिस पे काम कर रहे हैं। और ये चीजें हम क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं? क्योंकि ये विचार क्रांति है। अगर हम, आपने कुछ बात रखी, आचार्य मुकेश जी ने कुछ बात रखी, एक निचोड़ निकलता है। संगठन आज के डेट में, संगठन क्या है, अपने में अहम है। अगर एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आके बात करने की बात करें उनसे, बोले क्यों, मैं अपना प्रारूप आपके साथ क्यों शेयर करूंगा, क्यों बात करूंगा आपसे? अरे भाई, तो आप बरगला क्यों रहे हैं किसी चीज को? आप संगठन पे आके बात कीजिए ना, किसी, आप अपने संगठन के मंच पे रखिए ना कार्यक्रम। दूसरे संग, आज मुकेश जी आए क्या, ये ऐसा तो नहीं है कि हाँ योग शिक्षक संघ बहुत बड़ा संस्था हो गया या हम उनके आगे छोटे हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। आज भी वो जी हमारे गार्जियन तुल रहेंगे, गाइडेंस के तौर पे एज ए मेंटर ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज कमाई है।
और संगठनों को पता नहीं, ये अहम आ जाता है कि नहीं, मैं 2-4 दिन योग सिखाते हैं और उसके बाद योग की पहली जो परिभाषा ही बताती है यूनियन के तौर पे, वो यूनाइट नहीं हो पाते। तो ये विडंबना है, सब सोच है। और जैसा जी जी जी। आचार्य कृष्णदेव जी ने बोला कि ये तनाव में है, वास्तव में ये तनाव है कि अगर आप जी यूनाइट नहीं हो रहे हैं, योग की भाषा को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तनाव है। अपने आप पे भी आपको काम करने की जरूरत है। और योग में मस्ट है एक रेगुलेटरी बॉडी बने, आपको लाइसेंस इशू हो, ताकि आपकी अपनी हक, अपनी आइडेंटिटी। रोजगार की बात करते हैं लोग कि रोजगार नहीं है। किस बात का रोजगार आपको, जब आप हमारे लिस्ट में ही नहीं तो आपको रोजगार किस चीज की? आप घूमिए, आप जहां पे करना है करिए ना। कौन रोका है आपको? आप क्यों बोलते हैं फिर सिस्टम को? सिस्टम की जहां पे बात करने की बात आएगी, कोई सिस्टम, अरे सर बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। मैं अभी जब आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं कई लोगों को, मैं खुलेआम पे बोल रहा हूँ सर, कि मैंने कई लोगों को आमंत्रित करने की कोशिश की। कुछ लोगों को, अरे नहीं सर वो नाराज हो जाएंगे, उनके वो फिर मेरे संबंध का अच्छे नहीं रहेंगे। भाई संबंध अच्छे रहेंगे, हम उनपे उनके लिए थोड़े कर रहे हैं, वो सिस्टम का हिस्सा है, वो आपके ऑनर नहीं है, वो भी उस सिस्टम का हिस्सा है। अगर सिस्टम में आएगा तो उनको भी एक चयन प्रक्रिया के तौर पे गुजरना पड़ेगा। अगर उनमें काबिलियत है तो वो आएंगे, वो वही आएंगे, हम उन्हें चुनेंगे ना। हम क्यों कह रहे हैं कि हम दूसरे को चुनेंगे? अगर उनमें काबिलियत है तो वही आएंगे। तो ये चीज जी जी। समझने की सबसे जो जरूरी चीज है, ये समझने की चीज है। और ये सिस्टम की नॉलेज जिसे नहीं है, वो एक दूसरे को बरगला रहे हैं कि आप ऐसा करा देंगे, तुम्हारे लिए हम ये खड़े। अरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता। आप आजकल बहुत सारे संगठनों को मैं देख रहा हूँ, आर्थिक पैकेज को लेकर मांग चल रही। बहुत अच्छी बात है, आप आर्थिक पैकेज की मांग कीजिए ना, लेकिन आपको ये भी तो समझना होगा कि आपकी रेगुलेटरी बॉडी किस संगठन को देगी आर्थिक पैकेज? सरकार, आप बताएं जरा, किसको देगी? फिर आप उस संगठन को ही फंडिंग जाएगी और फिर आप बोलेंगे कि अरे नहीं मैंने ये काम किया। भाई ऐसा नहीं है। आप अपने ही बैनर, आप अगर अच्छी आवाज उठा रहे हैं, आप आगे आइए ना, संगठन को सपोर्ट आप लेके चलिए, सारे संगठन को। वो चीजें जब एक बात फोरम में रखी जाती है तो एक विचार निकल कर आता है। आज जैसे हम ये योग मंथन सीख का नाम दिया, ये हमारा कोई कोई ये योग शिक्षक संघ का, ये हमारी कोई पर्सनल मंथन नहीं है, ये यूनियन की मंथन है। यहाँ पे विचार निकल के आ रहे हैं। जैसा आपने सुना, इनसे क्या है, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, एक जागृति आएगी कि ये अगर अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मेरी बात को हर लोग नकार देंगे, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ये बात दूर तक जाएगी। यही प्रयास यहाँ पे आचार्य मुकेश जी कर रहे हैं, आचार्य कृष्णदेव भी कर रहे हैं। और यही ये जी। थीम है हमारा योग मंथन मैं का, यही चीज। आचार्य मुकेश जी, मैं आपको एक कथा सुनानी चाहता हूँ, एक कथा सुनाना चाहता हूँ। कथा है 1611 की। एक सर टॉमस रो करके एक व्यक्ति आया भारत में जहांगीर के दरबार में। जहांगीर का दरबार भव्य लगा पड़ा था और जहांगीर बड़ा प्रभावी हुआ उस सर टॉमस रो से। और हॉकिंस भी आए, हॉकिंस भी आए। अच्छा, इन लोगों को इन्होंने जहांगीर एक उपाधि दी। उपाधि का नाम था इंग्लिश खान। ये इंग्लिश खान जो उपाधि थी, चूंकि उसको आमंत्रित करने के लिए जिससे भावी भविष्य में बहुत अच्छा वातावरण हो, एक अच्छा बिजनेस तैयार हो। और बाय डिफॉल्ट वो इंग्लिश खान ऐसा इंग्लिश खान हुआ कि आज पूरा भारत अभी तक उनके कहीं ना कहीं बौद्धिक परिवेशन में रुका पड़ा है। मैं आचार्य का बात कर रहा हूँ पद्मश्री पद्म विभूषण जैसी उपाधियों की। रेगुलेटरी बॉडी तो छोड़िए, और हम अलग की बात करते हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण जैसी उपाधियां। आखिर आचार्य मुकेश, आचार्य कृष्ण, आप भी इस विषय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जब हम बात करते हैं किसी को पद्मश्री पद्म विभूषण की, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो युक्ति होनी चाहिए। ऑल ऑफ द सडन आप निकलते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सऊदी अरबिया पहुंच जाते हैं और सऊदी अरबिया में आपने एक फाउंडेशन बना दिया और आप आते हैं। शिव जी आपकी आवाज म्यूट हो रही है। जो है वो विवेचित नहीं हो पा रहा है। और जब हम पद्म विभूषण पद्म ये जितने भी अवार्ड हैं, इन अवार्ड की बात करते हैं, तो भाई आचार्य मुकेश को ये अवार्ड क्यों नहीं मिलता, या आचार्य कृष्णदेव को क्यों नहीं मिलता, या और जो आचार्य हैं इतने जो पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने 1980-70 से लगातार देश की सेवा की है और योग में बहुत आगे तक अपने आप को बढ़ाया है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिल पाता? आचार्य मुकेश, मैं आपसे ही चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, 2003 मेरी पोस्टिंग थी इजिप्ट में, मिस्र में, काहिरा, कैरो, और रमजान का महीना था और लोग बड़ा योग के प्रति वहां भावुक थे।
और होस्नी मुबारक की गवर्नमेंट थी, तो मुझे लगा कि वहाँ मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है, कराया जाए। तो 4 दिन हम लोगों ने 5 दिन मेडिटेशन किया और 6वें दिन अलकायदा एक फतवा इशू करता है मेरे खिलाफ, और मेरा बेटा, एक बेटी और हम लोग एक कमरे में आ जाते हैं। चारों तरफ भीड़ है, पत्थर है, और वो आप गूगल में डाल के देखें, रिलीजियस फतवा इन इजिप्ट योगा के खिलाफ। और मैं डर गया। उस समय आयुष मंत्रालय नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम से एक मंत्रालय था, उसका हिस्सा था योग, और कुमारी शैलेजा हेल्थ सेक्रेटरी थी। बहुत सारी चीजें हमने लिखी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, और हम बहुत डरे हुए थे। हमारे जो वो थे डिसाइपल थे या योगा करने वाले लोग थे, उसमें कई हाई कमिश्नर भी थे, एम्बेसडर थे, अमेरिकन एम्बेसडर थे, वहाँ रशियन एम्बेसडर थे, और उसी देश के फॉरेन मिनिस्टर, ही वाज आल्सो योगा स्टूडेंट। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। तो होता क्या है कि जब उन्होंने हमारी सरकार से बात की, तब उस चीज की वैल्यू हुई। मैं 10 बार फोन कर चुका वहां से कि मैं खतरे में हूँ, मेरी जान, मेरे फैमिली खतरे में है, यहाँ फतवा इशू हो गया है। तो ये होता है, अवार्ड या कोई भी चीज उन लोगों की नहीं सुनी जाती, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई भला होने वाला नहीं है, लेकिन जिनसे फायदा हो। अगर आज कोई बड़ा नाम कुछ बात करे योग की, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल पे देयर अटेंशन। इफ आई से समथिंग, आचार्य जी से समथिंग, यू से समथिंग, कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम क्या बिगाड़ सकते हैं। बस यही एक मापदंड है उसका। अगर आज हमारा ये योग शिक्षक संघ उतना बड़ा हो जाए कि हमारी एक आवाज पे उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़े, हमें पहुंचना है, एक रास्ता तय करना है। उसके बाद जब हम लोगों ने फतवा इशू हो गया, उन लोगों ने फोन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देन ही विथड्रॉ द फतवा दैट व्हाट दे हैव सेड, yoga is religiously forbidden for Islam, it should not be practiced, either it is a theory or it's a practical। उन्होंने स्ट्रेटली ये बात कही थी। लेकिन वही होता है, तो इसलिए हमें संगठन को मजबूत बनाना होगा, और जो सिस्टम है, सिस्टम में जाना ही पड़ेगा अगर हमें वहां सफाई करनी है, क्योंकि सिस्टम गंदा हो चुका है, सड़ चुका है, और वही लोग हैं। मैं भी कल को अगर मुझे ये पद्मश्री दे दें, तो मुझे भी वहां बैठना पड़ेगा, और जब मैं वहां बैठूंगा तो लालच, प्रलोभन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सारी चीजें वो ऑफर करेंगे। और अगर मैं बिक गया, कई बार मेरे साथ ऐसे प्रपोजल्स आए एडवाइजर्स के तौर पे कई बार, बट दूर से हाथ जोड़ा हूँ, अपने आप श्रेष्ठ हूँ, एक लोग को सिखाऊंगा मगर दिल से सिखाऊंगा। वहां दिमाग से सिखाते हैं लोग, वो दिमाग मेरे पास नहीं है उनके जैसा, बट वो दिल मेरे पास है जो प्योर इंडियन है, प्योर हिंदुस्तानी है, और पूरी वैदिक यौगिक कल्चर को पूरी दुनिया में बांट के आया है। अब मुझे लगता है मैं क्यों छोड़ा बाहर, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे ही मुझसे सवाल करते हैं हु इज महात्मा गांधी, तो मुझे लगा कि आई शुड गो बैक टू इंडिया और वहां के लोगों को सिखाना चाहिए। मुझे वो चीज इंपॉर्टेंट है। आज हम अपने देश में अपने योगा को ही सही नहीं कर, आज 21 जून मनता है, इट्स नॉट ए पब्लिक योगा डे, इट्स ए गवर्नमेंट योगा डे, ये पब्लिक का नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। पब्लिक को होता तो हर पब्लिक के पास लेटर जाता, केवल मंत्रालय को, सरकारी डिपार्टमेंट को ही चिट्ठी भेजता है मंत्रालय, किसी प्राइवेट संस्था को चिट्ठी नहीं भेजता। तो इट इज ए गवर्नमेंट योगा डे। एक कर्टेन रेजर पे कई करोड़ों रुपए का खर्च कर देता है, जवाबदेही नहीं है कुछ भी। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए संगठन को वहां तक उस आवाज को पहुंचाना है। व्हाई दे आर वेस्टिंग पब्लिक मनी फॉर द प्रमोटिंग इमेज ऑफ गवर्नमेंट, ये केवल गवर्नमेंट इमेज को सही करने के लिए सारी चीजें होती हैं। ये सरकार नहीं होगी, कोई दूसरी सरकार। हमें अपने लोगों को सही करना है, हमें शिक्षकों के लिए काम करना चाहिए, हमें अपने देशवासियों के लिए काम करना है। योगा में यही सिखाया गया है, यम और नियम, ये चीज तो खत्म कर दी पूरी तरह से। अभी क्या है कि रिसर्च के नाम पर सबसे बड़ी जो फंडिंग होती है आज की तारीख में, वो केवल रिसर्च के नाम पे होती है। क्या आप वो रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं? क्या मैं ले सकता हूं? नहीं। जिन लोगों का ऑलरेडी करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, करोड़ों का पैसा है, उन्हीं को वो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने काम करना होगा, और तभी हम इस
चीजों को ऊपर लेकर के जा सकते हैं। और आई थिंक योग शिक्षक संघ अगर इस तरीके से आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली एक दिन जरूर आएगा कि जब हम सही और गलत की बात उनके सामने कर पाएंगे। जी 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 जी। अब चूंकि हमारा समय अब धीरे धीरे बढ़ चला है आगे की तरफ, तो मैं अंतिम वक्तव्य के तौर पे तुरंत कृष्णदेव आचार्य की तरफ चलूंगा। आचार्य, 2 शब्द योगा अध्यापकों के लिए जो अंतिम पूरी तरीके से सारी बातों का सार हो, 2 शब्द। नहीं, सार तो ये है कि वास्तव में देखिए अभी ना बहुत दर्द छुपा हुआ है योग शिक्षकों के हृदय में, और बहुत असुविधा से गुजर रहे हैं बहुत सारे लोग देखिए यहाँ रेंट पे रह रहे थे, वो कहीं गांव चले गए हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर निकल गए हैं, तो उनके वजह से बहुत पीड़ा है वास्तव में। इसलिए कुछ कुछ क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं उन सब से यही कहूंगा कि नवीन जी ने जो बीड़ा उठाया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए ना वो कम है। वास्तव में ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये सब चीजों में हो सकता है कितना समय लगे। तो वास्तव में जितने भी योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं ये भी कहूंगा कि आपको टाइम के साथ अपडेट करना पड़ेगा खुद को, और ऑनलाइन योगा सिखाना शुरू कर चुके हैं कई सारे लोग, मोबाइल है सभी के पास, और धीरे धीरे जो है इसमें आप अपडेट करते रहिए खुद को मजबूत करते रहिए, और परमात्मा में व्यवस्था विश्वास रखिए, भगवत गीता जैसे शास्त्रों को पढ़िए और खुद को मजबूत बनाए रखिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आखिर ये भी टल जाएगा। इसलिए एक दूसरे से बातें कीजिए, अकेले चुप चुप मत रहिए, है ना। संगठन से जुड़िए और अपने संवाद रखिए और मन को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि एज ए योग शिक्षक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी समाज जी को जी। भी दिशा और दशा बदलनी है और खुद को बहुत मजबूत रखना है। इसलिए आध्यात्मिक पक्ष आपका और नैतिक पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। बाकी संगठन के साथ मिलकर हम सब लोग एक साथ आवाज बुलंद करें। तो ये जो प्रोग्राम था इसको मेरे को भी बहुत सारा इसमें कई सारी नई चीजें पता चली और एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप अकेले जो सोचते हैं वो, और कहते हैं ना लाइक 2 minds are better than 1 mind। सो एक मंच पे इस तरह से जो हम लोग अपने संवाद करते हैं तो एक परिवार है हमारा, और परिवार होता है तभी जब संवाद होता रहे। परिवार में 4 लोग रहते हैं, आपस में बात नहीं होती तो फिर वो परिवार नहीं रह जाता। तो एक बहुत बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है, ये बीच बीच में हमें करते रहना चाहिए संवाद। और विश्वास कीजिए, ये बार बार जब हम चीजें करेंगे, एक साथ संगठित होंगे, तो सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी और हमारी पीड़ा वो महसूस करेंगे। जब हम बात करते हैं संगठन की आचार्य, तो मैं तुरंत ये प्रश्न नवीन जी की तरफ ही इंगित करूंगा। नवीन जी, जब हम बात करते हैं संगठन की, तो एज अ संगठन आपकी क्या भूमिका बनती है इस समाज में? एज अ संगठन आप किस प्रारूप में अपने आप को विवेचित करना पसंद करते हैं और क्या सोचते हैं एज अ संगठन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन? ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है और इसमें एक बहुत ही अगर आप सोचें, बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप संगठन की बात करते हैं तो आपको व्यक्ति विशेष से ऊपर उठना होगा। आप ये इस चीज को अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं व्यक्ति हूं और मैं इस संगठन को चला रहा हूं, आप उस दिन बहुत ही नीचे स्तर के व्यक्ति हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको संगठन के तौर पे सोचना होगा, व्यक्ति विशेष के तौर पे आप बिल्कुल भी ना सोचें। दूसरी, संगठन का जो काम होता है वो होता है संवाद। संवाद स्थापित करेंगे, आपके पास नए विचार आएंगे। जैसे मैं इस कार्यक्रम का और इस पहल की जो रेगुलेटरी की बात करें, ये एक दिन की पहल नहीं थी। आप यहाँ पे आचार्य कृष्णदेव जी भी हैं, आचार्य मुकेश जी भी हैं। हम लोगों ने, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने कई बार इनसे गाइडलाइंस की, सर इस तरह की गाइडलाइंस हमें चाहिए, हम इस पे काम कर रहे हैं और हमें गवर्नमेंट बॉडी के पास अगर कुछ चीजें रखनी है, प्रेजेंट करनी है, तो क्या योग शिक्षक संघ रख देगा तो क्या वो चीजें बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक संगठन के तौर पे आपको जिम्मेदारी लेनी होती है कि और जितनी भी संगठन है या कोई फेडरेशन है, आप उनको साथ में लेकर आए, साथ में लेकर उनसे संवाद करें। लेकिन आज के डेट में मैं ओपन इनविटेशन भी रख रहा हूं हर किसी के पास। कुछ अभी तक हमारे पास 23 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आए हैं जो कि एकजुट होकर काम करने के लिए रेडी हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिन्होंने अपने संगठन क्या है, आप संघ बोलिए, संगठन बोलिए, कोई महासंगठन बोल रहे हैं, कोई महासंघ बोल रहे हैं, लेकिन जब आप संगठन एक मंच पे आके बातचीत जैसे हम लोग कर रहे हैं, इस पे अगर आप विचार रखें तो वो बोलते हैं नहीं, तो उसको संगठन नहीं बोलते। फिर आप व्यक्ति बेसिस हो जाते हैं वहां पे, आप उसको व्यक्ति बेसिस बोलिए कि व्यक्ति विशेष के तौर पे आप उसे आके, तो वो संगठन नहीं। सबसे पहले चीज यही है, संगठन वही होता है जो कि अपनी बात संगठन के तौर पे रखता है। और जो प्रश्न आपने पूछा, ये आपके प्रश्न थे क्या? ये तो आपके पास आए कहीं योग टीचरों से आए थे ना, तो आपने इस चीज को माध्यम से रखा और आपने मार्गदर्शन लिया। इस बेस पे आप क्या करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं,
एक प्रारूप तैयार करते हैं। उसी प्रारूप में अगर नए विचार आते हैं आप उसको एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद रिव्यू होता है। एक प्रोसेस होता है, कोई भी सिस्टम का नहीं, जिसे सिस्टम की संगठन ऐसे बना लेना बहुत आसान है, मैं भी चाहूँ बना लूं, लेकिन संगठन को चलाना एक बहुत ही बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है। और उसके लिए सूझबूझ की और एक क्षमता, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है लोगों को साथ लेकर चलने के लिए, तो संगठन का काम बहुत आसान होता है। अगर इच्छा शक्ति नहीं होती है तो ये चीजें सिर्फ प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आजकल देखिए ना, आज भी, अब मैं कल की बात बताता हूँ, 4-5 फेक आईडीज हैं सर। हम ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं ना प्रोग्राम, अभी हमारे पास कुछ न्यूज चैनल भी जुड़ेंगे आगे, मैं थोड़ी सी बता दूं, कुछ न्यूज चैनल्स के पत्रकार भी जुड़ेंगे। उन्होंने बोला कि सर आप स्टार्ट तो कीजिए, हम गवर्नमेंट पे कुठाराघात तो कर दें, लेकिन आपका बैक सपोर्ट कुछ है नहीं। आप किससे संगठन बोलेंगे? 4 संगठन आएंगे फिर आपके ही टांग खींचेंगे। साथ में 4 संगठन को साथ में रखिए, फिर हम गवर्नमेंट पे चोट करेंगे। तो आपको मीडिया बहुत बड़ा साधन होता है, और हम क्या है, सोशल मीडिया ही, हम बात कहाँ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं। तो ये विचारों का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, और फेकिज्म का जो आजकल दौर चल रहा है, फेक आईडी पे आके कुछ भी लिख दीजिए आप। जैसे एक मैं स्पष्ट रूप से अगर यहाँ पे है तो थोड़ी सी शायद ये कंटेक्स्ट से हट के बात है, लेकिन मैं रखना चाह रहा हूँ कि जैसे हर एक संगठन होती है अपने कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम या कुछ चलाते हैं, लोग उस पे बोलते हैं आप लूट रहे हैं। भाई ये लूटना नहीं, इसको प्रोफेशनल सर्विस बोलते हैं। ये प्रोफेशन, जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो आप प्रोफेशन में कोई चीज फ्री में नहीं बांट सकते। योगा का आज जो स्तर इतना गिरा, बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हैं लोग, सुबह शाम आके योगा करा रहे हैं, उसको बोलते हैं चाटुकारिता। ये चाटुकारिता होती है, और पेड मीडिया का काम होता है इस तरह का करना। हम वो नहीं कर रहे ना। आप जैसे आचार्य जी अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? ये वैल्यू सिस्टम है, और हम कोई एकेडमिक्स नहीं है कि हम उनको डिग्री दे रहे हैं। हम, आप जब एकेडमिक से निकलते हैं तो आपको नर्चर करते हैं, क्योंकि जब आप ऑन डिमांड मार्केट में आते हैं तो आपकी इसकी नीड पड़ती है, आपको स्किल्स नहीं पता होते। एकेडमिक्स में आप भी पढ़े हैं शिवम जी, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ। मैं भी वहां से एमसीए या बीसीए करके आता हूँ। बिना, जब तक मेरे पास बीसीए की डिग्री नहीं होगी, मैं आईटी प्रोफेशनल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन आज विडंबना यही है कि कोई भी आता है, आज एकेडमिक की भाव को खत्म कर दिया गया है एक तरह से। लोग को समझ ही नहीं पा रहे हैं, संगठन ही नहीं समझ पा रहे हैं, संगठन ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। संगठन अगर एकेडमिक की भाव को समझे, आप उसको प्रोफेशनल के तौर पे चलाइए ना। आप फीस 10 रुपया रखते हैं, 50 रुपया रखते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक संगठन की जिम्मेदारी। इस पे अगर कोई कुठाराघात करता हो, फेक आईडी बना के करता हो, तो ये गलत चीज है। ये इसको बोलते हैं गलत मानसिकता, और इस मानसिकता से दूर निकलना चाहिए। हर एक संगठन अगर बनता है तो उसकी अपनी एक रणनीति होती है, आप उस पर काम करें, लेकिन आपको सिस्टम में सुधार करने की सिस्टम समझ में आना चाहिए। अगर सिस्टम समझ में नहीं आता है तो फिर आप संगठन है ही नहीं। तो मेरा सबसे जो आपका प्रश्न था कि संगठन का क्या रोल है, योग शिक्षक संघ का की तरफ से अगर मुझे कार्यभार मिला है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तौर पे ही चलती है संगठन, और आगे भी इसी तरह से चलेगी और चलती ही रहेगी। इसमें हम लोगों ने पहला काम किया है कि योगा रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए हमने कुछ प्रावधान डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है। शायद हम आचार्य लोग हैं यहाँ पे, और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे रिव्यू भी करवाएंगे और साथ में चलेंगे कि हमारी ये पीड़ा है, हम मंत्रालय को दें ये चीज। अगर 10 संगठन और साथ में जुड़ते हैं, 100 संगठन साथ में जुड़ते हैं, तो इसकी वैल्यू बनेगी। और अगर सबका, उनका कुछ अलग मत होगा, हमारा कुछ अलग मत तो एक साथ हो नहीं सकता, मतभेद होते हैं, लेकिन किसी में मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या है, सबके अपने अपने मनभेद कर बैठे। मत में कभी तो आप डिबेट कीजिए ना, डिबेट में सामने नहीं आते, पीछे से बाहर करेंगे, तो ये गलत चीजें हैं। और योग टेरिटरी में आप एक आचार्य हैं और एक फेक आईडी, आप लड़कियों की आईडी बनाते हैं, कौन से शर्मा, कौन से रानी, कौन से, ये गलत चीजें हैं। और आइडेंटिफाई जब बात करो तो बोलते हैं मेरे सर से बात करें, ये स्थिति है योग में। तो ये फेकिज्म का एक दौर चल गया है, और लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज जहाँ पे नहीं है, यही चीज है। तो संगठन के तौर पे योग शिक्षक संघ ने ये एक तय किया है कि रेगुलेटरी बॉडी के लिए सबसे पहला काम करेगा। इससे हमारी सारी समस्याओं का जड़ जो है वो निकल के आता है, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे आपके एकेडमिक्स की बात हो, या फिर आपकी स्किल असेसमेंट की बात हो, सारी चीजें निकल के आएगी। और अगर रेगुलेटरी रहेगी तो आपकी सबसे पहले आपका हक, एक आइडेंटिटी मिलेगा। यही आज मैं एक संगठन के तौर पे कहना चाहूंगा। जी मैं आचार्य मुकेश आपसे अंतिम प्रश्न पूछूंगा और फिर कार्यक्रम अपने 17वां धीरे धीरे सत्र का अंत किया जाएगा। 17वां हमने 1 घंटे पूर्व ही कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य है, अंतिम प्रश्न जो मेरा है आचार्य, 99 रुपए प्रति क्लास पे क्या आपकी टिप्पणी है? योगा एट 99। देखिए, पहली बात तो हमारे ऋषि मुनियों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस तरीके से भविष्य में योग का जो है वो होगा। योग एक जीवन जीने का एक अंग है, कला है, जीवन शैली है। लेकिन फिर भी घर चलाना है लोगों को, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और ये सारी योग प्रशिक्षक बहुत सारे हैं,
सरकार ने इतने इंस्टीट्यूशंस को, इतने कॉलेजेस को मान्यता दे दी है, हर साल इतने सारे टीचर्स आ रहे हैं। योगा एट 99 मुझे लगता है कि शायद अगर उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूएस से कंपैरिजन करें या यूरोप से कंपैरिजन करें तो वहाँ 1 घंटे के $40 होते हैं, $40 से $45 तक की क्लासेस होती हैं। ऐसे ही ग्रेड बी के जो कंट्रीज हैं वहां पर $25 से $28 तक की क्लासेस होती हैं, और ग्रेड सी में $18 से $25 तक की क्लासेस होती हैं। तो योगा एट 99 हम शायद अपने ही सिस्टम को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके आंक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि योगा को अगर हम वाकई उस स्तर पे लेने चाहते हो, ध्वज पताका को नीले आसमान में फहराना चाहते हैं, तो अपनी कीमत हमें ठीक लगानी होगी। क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, $50 से $60 तक की क्लासेस में कर रहा हूँ, 1 घंटे की क्लासेस। तो मुझे लगता है कि कुछ तो हम ऐसा रखें कि जिससे कि कम से कम हमारे परिवार के लोगों की जीविकोपार्जन का साधन बन सके। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय वो यही है कि हम, हमारे शिक्षक, हमारे भाई अपनी जीविकोपार्जन ठीक से कर पाए, और फिर आगे की चीजें जैसे जैसे समय आएगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लें कि हमें क्या करना है। पहले लोग एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक मत होकर के किसी रास्ते पर चल पड़े, बस। जी जी जी। चलिए फिर बहुत बहुत आभार मित्रों। मैं आप सभी को योग शिक्षक संघ के चलने वाले तमाम कार्यक्रमों के विषय में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा। पिछले अनवरत 6 महीनों में हमने जो कार्य किया है, जिसमें लगातार 50 विश्व के महानतम और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध योग अध्यापक, इंटरनेशनल योगा गुरुज के माध्यम से हमने लाइव कॉन्फ्रेंसेस कराई है। और अब हमारा ये कार्यक्रम योग मंथन, जिसमें हर एक दिन एक व्याख्याता आता है, और लाइव कार्यक्रम जो फेसबुक के लाइव कार्यक्रम की बात करें तो वहां पे एक व्याख्याता, एक एकेडमिशियन आता है और आपको योग के गूढ़ विषयों पे बात करता है। और योग मंथन में हम योग के बहुत ही पहुंचे हुए और सिद्ध पुरुष, जो लगातार न केवल मंत्रालय लेवल पे अपितु योग के भी लेवल पे उन्होंने बहुत उत्कृष्टता प्राप्त की है, उस उत्कृष्टता का समावेशन आप सभी के प्रारूपित विवेचन के तौर पे कराने के लिए हम इनको योग मंथन कार्यक्रम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मुझे आशा है कि योग मंथन कार्यक्रम आप सभी तक बहुत ही लोकप्रिय होगा, और आप सभी योग मंथन के माध्यम से न केवल योग शिक्षक संघ अपितु आप अपने भी योग, जो भी आपका संगठन हो, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मूलभूत विचारों को समझे, प्राप्त करें। आप जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उस आइडियोलॉजी से जुड़े, और योग की जो पूरी विचारणा है, जैसा आचार्य कृष्णदेव ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं योग को जीना होगा। यदि आप योग में सकारात्मक बने रहते हैं तो आगे आने वाला भविष्य आपको बहुत आगे ले जाएगा। और फिर आचार्य मुकेश ने भी इस बात पे भी कुठाराघात किया कि कहीं ना कहीं हमारे मूल जो तत्व हैं उनको हमें नहीं छोड़ना है। एक दूसरे का मजाक उड़ाना बंद करें, एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंकना बंद करें, साथ आने की कोशिश करें। इन्हीं सारी वक्तव्यों के साथ में योग शिक्षक संघ से मैं शिवम मिश्रा आप सभी से आज विदा लेता हूं। और योग मंथन कार्यक्रम फिर अगले रविवार को 11 बजे से आपके बीच में लाइव रहेगा, और लगातार ऐसे ही विषयों पे कुठाराघात होता रहेगा। हमारे साथ में तमाम जो पैनलिस्ट मेंबर जुड़े रहे, जिसमें नवीन जी प्रेसिडेंट योग शिक्षक संघ, आचार्य मुकेश जी फाउंडर योग दूतम, और आचार्य कृष्णदेव वर्ल्ड विश्व जागृति मिशन के फाउंडर चेयरमैन, आप सभी का बहुत बहुत आभार, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। और फिर आशा करता हूं सर कि आगे आप सभी से मुलाकात जरूर होगी। एक बार फिर से बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू।